सो एज फ्रेशर डेटा एनालिटिस्ट जब कोई करियर शुरू करता है तो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह क्या हो सकती ranges of 15-20 lakhs per annum. है? क्या एआई डेटा एनालिटिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? Very boring topics. जेंजी या मिलेनियल किसके साथ ज्यादा वर्क करना इजी हो जाता है? बहुत लग इंटरेस्टिंग जाता क्वेश्चन है बिकॉज है तो ज्यादा बेस्ट कौन सा रहता है, स्टार्टअप में जॉब करना या एमएनसी? वेलकम टू द आईएल शो। किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? कुछ लोग बोलेंगे मार्केटिंग, कुछ बोलेंगे प्रोडक्ट या फिर ऑपरेशंस, लेकिन एक डिपार्टमेंट और है जो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज एनालिटिक्स। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो लास्ट 17 ईयर्स से डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए एनालिस्ट की थी और आज अपनी कंपनी को एज ए बिजनेस हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेटा ड्रिवन सक्सेस विद सौम्यजीत घोष, जिनकी एक्सपर्टीज है लॉस मेकिंग कंपनीज एंड स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाना। सो वेलकम सर टू आईएल शो। थैंक यू. सो आपने एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस को ही एज अ करियर क्यों स्टार्ट किया? देखो, so from my school days I wanted to be a mathematician. Okay, mathematics was my love, first love. And during the high school days I got an exposure to statistics, which is more of an applied field of a branch of mathematics, you can say. So that's how I went into the statistics domain. I did my graduation and post graduation in statistics. I didn't, from my childhood, I never wanted to be an engineer, a doctor. I didn't even go for those exams. Now, after passing out as a statistician, the default choice becomes analytics in the industry because that's what it is, right? Because I've studied in statistics, I've studied about data, and in analytics is what when you deal with data. So that's how I came into the field of analytics. You can say it's a very smooth and obvious choice, a choice that is close to my heart. सो बहुत कम लोग ही होते हैं जो जिस चीज़ में करियर बिल्ड करते हैं उसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं। यूजुअली लोग पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं बट उनका करियर एक तरीके से डिफरेंट फील्ड में जाता है। सो आप इस केस में मतलब लकी थे कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की एब्सोल्युटली, जो मैंने पढ़ाई किया उसी से रिलेटेड करियर बिल्ड किया। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग एज में अपने करियर को सही तरीके से चूज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एजुकेशन को भी प्लान कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का एक गोल क्लियर है कि हमको एंड ऑफ द डे यहाँ जाना है तो हम लोग जो सही रूट है उसके थ्रू जा सकते हैं। आपने अपनी जर्नी में एनालिटिक्स से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आप एज अ बिजनेस हेड अभी वर्क कर रहे हैं। सो ये जो चेंज है, ये आपकी जर्नी में चेंज कैसे आया कि एज अ एनालिटिक्स से करियर स्टार्ट करके बिजनेस हेड बनना? See, I mean, my career prior to India Lens was always in the field of analytics and data science. India Lens, I am here now for more than 8 years. Here also, I started analytics, data science, risk analytics. But then gradually, I think business side में I came in the way कि data is a very big factor for driving business. And that it's pretty unique, I would say. Many people I have met, and when I say that I am now heading business, people who know me, they say कि ये तो बहुत यूनिक है, हमने कभी कोई डेटा पर्सन, एनालिटिक्स पर्सन को बिजनेस संभालने नहीं देखा. But I think it gave me a good opportunity because whenever even I'm talking in terms of business, my mind is always thinking about data. और वो डेटा कैसे टेबल में स्टोर है ना, उस विजुअलाइजेशन में ऑलवेज बात करता हूँ. तो दैट इज अ बेनिफिट दैट आई गॉट व्हाइल मूविंग टू दिस पोजीशन, आई थिंक. राइट, सो डेटा आई थिंक इज द बैकबोन ऑफ कंपनी, बिकॉज अगर हम लोग डेटा को सही तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके बिहाफ पे अगर हम लोग डिसीजंस लेते हैं तो वो इमोशनल डिसीजन से ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है एज कम्पेयर टू बिना डेटा को एनालाइज के रैंडम डिसीजन लेना. सो आई थिंक दैट इज द गुड की पॉइंट जो हर किसी को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. इमोशंस के ऊपर डिसीजन ना लेके डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने चाहिए टू बिल्ड a good company or growth for company. So लॉस मेकिंग स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपकी की स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं जो आपने अपने लास्ट 17 ईयर करियर में बिल्ड की है? उनके लिए आपकी की स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं? See, again, I'll go back to the same
point, which is data, because you have to understand what is going wrong, why it is going wrong, a proper RCA. And while doing the RCA, nothing can give you a better way of, and the quickest and accurate RCA can be done only through data. तो हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ पे क्या गलत चल रहा है, और वो जब डेटा आएगा फिर ऐड मोर एडवांस एनालिटिक्स टू इट, डेटा साइंस टू इट, to solve that problem. That is how we can move to that path of profitability, because there are simple metrics. There can be multiple metrics in a business. There can be simple metrics, there can be complex metrics, but ultimately मैं बिजनेस में जब भी किसी की बात करता हूँ ना, मैं ऑलवेज एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सोचता हूँ, बिकॉज काफी बार, एंड आई विल टेल यू, आई हैव सीन मेनी टाइम्स पीपल टॉक अबाउट सम रेट्स कि ये रेट सेल्स रेट, ये रेट, वो रेट ऊपर गया नीचे गया. Many time many people are not even very clear on what this rate is. So when I talk to the team, even when I talk to other people, outside people also, मैं very clear करता हूँ भाई ये rate जब बोल रहे हो ना है क्या, numerator क्या है, denominator क्या है. That is when you very clearly get an understanding. And फिर in fact statistics और quality में एक concept है of fishbone analysis, which is कि एक सोचो एक बार कि क्या इशू हो सकता है, उसका क्या पॉसिबल सिनेरियोज है, तो हर एक मेट्रिक को लेके कैसे कैसे उसको इम्प्रूव हो सकता है. थिंक ऑन दैट वे एंड देन यू विल अल्टीमेटली गेट टू दैट. प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली वन थिंग, बट द सक्सेस कैन बी मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी, सक्सेस कैन बी मेजर्ड बाय मेनी अदर थिंग्स, बट यू कैन रीच दैट once you know each and every metric, how to define it and how to improve it. Right. So top 3 metrics जो एक स्टार्टअप में एज एनालिटिक्स देखनी चाहिए वो कौन कौन सी होती हैं? यूजर्स होते हैं या रेवेन्यू होता है, पर डे सेल्स होती हैं, इन लाइक इस टाइप के जो भी टॉप 3 या 4 जो मेट्रिक्स होती हैं जिनको हर एक स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज पे चेक करना चाहिए, वो कौन कौन सी होती हैं? देखो रेवेन्यू तो डेफिनेटली है ही, मतलब आई एक्चुअली गेट वन लेवल डाउन, बिकॉज ये रेवेन्यू नंबर तो टॉप में है ही. एज अ द सीईओ ऑफ अ कंपनी तो वही देखेगा ना कि मेरा आज का रेवेन्यू कितना हुआ, राइट? सभी वही देखेगा. बट व्हाट इज दैट ड्राइवर? इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दोज मेट्रिक्स विच आर ड्राइविंग माई अल्टीमेट मेट्रिक, एंड उसको ट्रैक करना. एनालिटिक्स का अगर कोई है और एनालिटिकल माइंड में कोई प्ले कर रहा है, they need to track those metrics which are the drivers. They are not the final key metrics, they are the key drivers of that final metric. Now that obviously will depend on the industry, on the type of company it is, but it is important to track those metrics more important. Okay, so for example अगर हम लोग एक ई-कॉमर्स का बिजनेस लेते हैं तो उसमें टॉप मेट्रिक्स कौन कौन सी होंगी? देखो ई-कॉमर्स में भी अगर जाओगे तो अगेन रेवेन्यू तो एज आई सेड वो फाइनल मेट्रिक्स है, राइट? बट किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरह के पेजेस से जा रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स जा रहा है, राइट? टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वुड बी इंपॉर्टेंट. कौन सी प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसका डिमांड चेंज हो रहा है, किस कोहॉर्ट में किसका डिमांड चेंज हो रहा है, किस टाइम पीरियड में किसका डिमांड चेंज हो रहा है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री. सो बेसिकली हर एक यूजर की जर्नी को ट्रैक करते हुए Absolutely. हम लोगों को डिसीजन लेने हैं कि दीज आर द यूजर्स एंड इनकी जर्नी यहाँ पे जाके Yes. एंड हो रही है, एंड वहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं अपने इंटरफेस को लेके या अपने प्रोडक्ट को लेके. तो वहाँ से हम लोगों का कन्वर्जन इम्प्रूव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स Yes. बिजनेसेस, राइट? सो एनालिटिक्स और डेटा साइंस का जो रोल है बिजनेस की ग्रोथ में, वो आने वाले टाइम में किस तरीके से इम्प्रूव होगा भी कि नहीं होगा, मतलब तो इस तरीके को. See, often there is a statement that data science is and will be the sexiest job in the coming time periods. Because see, data science और analytics का base क्या है? Data. राइट. Now with every day, data increase हो रहा है, right? Data, there is a plethora of data today everywhere and different types of data. The more and more data comes into the system, types of data in a real-time manner, your analytical power increases. So this will only grow every day for every industry.
सो इंडिया के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी भी और आने वाले टाइम में भी रहेगी? See, demand ideally, some of the fields जो traditionally analytics और data science के लिए है are finance sector, specific medical sectors. These were the traditional ones जो for a long time ना जहाँ पे data science और analytics का opportunities चल रहा है. But as we see कि आज के तारीख में ना ये e-commerce segments जो आ गया, even the logistics segments जो आ रहा है, here the demand is increasing very rapidly, and this will actually go up because again the same reason, the data that is coming in this kind of industries is huge. तो ये increase होता रहेगा. सो एज अ फाइनेंस में और मेडिकल में ई कॉमर्स भी कैन कंसीडर बिकॉज उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेटा एनालिसिस हो जाती है। मेडिकल में इस चीज़ का क्या रोल है? मतलब मेडिकल में मल्टीपल टर्म्स होते हैं, मतलब किस फील्ड में मेडिकल में? मेडिकल में कहा से जाता है, इंटरेस्टिंग ये है कि से आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स इन द सेंस मेडिसिन प्रिपेयर होता है, राइट? किस तरह के मेडिसिन्स में विच आर मोर इफेक्टिव? कोई भी मेडिसिन जब लॉन्च होता है उसके पहले टेस्ट होता है, नॉट ओनली गिनी पिग के ऊपर, एक्चुअल ह्यूमन के ऊपर भी टेस्ट होता है. तो वो टेस्ट कैसे चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसे है, लोगों का डिफरेंट जो मेजर्स है, बॉडी मेजर्स है, वो कैसे, अ लॉट ऑफ दिस मेजर्स पहले के ज़माने में होता भी नहीं था ना. आज के तारीख में देयर आर मोर एडवांस मशीन्स विच आर कमिंग इन. सो अगेन सी a lot of more data about a human is also coming into the system, and hence it's growing there. राइट. सो अगर हम लोगों का कोई स्टार्टअप है, उसको अगर हम लोग स्केलिंग प्रोसेस पे ले जाते हैं और हम लोगों के पास डेटा एनालिटिक्स का रिसोर्सेज नहीं है, तो उस केस में हम लोग सेल्फ इंडिविजुअल, ऐसा कोई एक बंदा जो स्टार्टअप कर रहा है उसको डेटा एनालिटिक्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है? See, then ideally he can go for some kind of a consultancy. He can take it कि बहुत सारे लोग फ्रीलांस देते हैं, कंसल्टेंसी मोड में देता है. बट इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप डेटा एनालिसिस एक एनालिटिक्स पर्सन से ही कराओ, बिकॉज हाउ टू सी द डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच अ पर्सन हु इज़ नॉट कोड टू दिस फील्ड माइट नॉट नो इट एंड हेंस कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस. राइट. तो वो सही नहीं रहेगा, तो कंसल्टेंसी से कराओ, वुड बी बेटर. सो आजकल फिनटेक का बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है. यूजुअली बहुत सारी फिनटेक कंपनीज स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन जो बिजनेसेस हैं इस स्पेस के अंदर, उनके आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं टू ग्रो देयर बिजनेस? लाइक किसी भी फिनटेक बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ये चैलेंज को ना मैं पहले बहुत ही दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा. वन इज I can say customer front, demand front. The other is the supply front. Supply is slightly different. वहाँ पे regulations है. Lending is a highly regulated, one of the most regulated industry, right? So वो जब चीज़ें थोड़ा अलग हो जाता है, that has nothing to do much with analytics as such directly. वो थोड़ा अलग रखता हूँ मैं. ये कस्टमर वाला जो सेगमेंट है, जो डिमांड वाला सेगमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द नीड ऑफ द पीपल, राइट? What are they looking for? What they can afford? These are very important. How do I identify my right set of customer who is actually looking for some kind of a credit? Because we are talking about, say, if I talk about our space of lending fintech, right? Who is the person who is looking for a right credit? And it's a right suit for that customer also, because we have to keep in mind NPS. For example, if you have heard of this term, is a very crucial term in lending, right? कि रिस्क उसका कम रहे. तो these are things which are very critical for this and challenging for fintechs to keep these things under control. And analytics can definitely again play a big role in solving this problem. राइट. सो इंडिया में बेसिकली जो फाइनेंस लिटरेसी है उसके लिए क्या कहते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर हम लोग बात करें कि एक बिजनेस की फाइनेंस की, तो पता चल गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा हम लोग उसके फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं या
उतना ज़्यादा वर्क नहीं है, तो हम लोग एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स को कम करके वहाँ से अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, या वहाँ से हम लोग कॉस्ट कटिंग करके ये एक डेटा एनालाइज कर लिया हम लोगों ने। अगर हम लोग बात करें एज अ इंडिविजुअल होम्स की, घर की बात करें, तो वहाँ पे फाइनेंस लिटरेसी को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे आजकल के जो यंग लोग हैं, हम लोगों की एज के लोग हैं, वो लोग फाइनेंस को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं होता किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। अगर उनकी इनकम जैसे सपोज 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच है, और वो गुड़गांव जैसे सिटी में रह रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, क्या डिसीजन है जो उनको लेने चाहिए? See, I think few things are very crucial. One is that whatever I am earning, I need to always think that there should be a certain percentage that I need to save. That save can be obviously in terms of investment as well, right? So वो पहले एक मैथ्स करना पड़ेगा। सी एक बेसिक नीड्स होता है। इफ़ यू आर स्टेइंग सेड कि वो गुड़गांव में रहता है तो उसका एक सर्टेन रेंट जाएगा, एक सर्टेन ट्रैवल कॉस्ट जाएगा, एक बेसिक फूड कॉस्ट जाएगा। तो फर्स्ट यू डिडक्ट दैट विच आर द वेरी बेसिक नीड्स, देन यू डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फॉर योर सेविंग्स। सेविंग्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ एज आई सेड इन्वेस्टमेंट और वट एवर सेविंग्स में डिवाइड। फिर जो रह जाता है ना उसके ऊपर आयशी करो। अब वो अमाउंट अगर बहुत छोटा है तो कम आयशी करो। प्रॉब्लम है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो वो फर्स्ट ना वो ये वाला जो थर्ड मैंने बोला उसके ऊपर पहले स्पेंड कर देता है और वो फर्स्ट असेंटली रहता नहीं है कुछ। बट दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज लाइफ इज नॉट फॉर 2 years 3 years 5 years, राइट? जो यंग जनरेशन अभी नौकरी में आ रहा है उसको आफ्टर एक सर्टेन ईयर मोस्ट ऑफ देम विल बी एंटरिंग इनटू अ फैमिली लाइफ। उस टाइम पे फिनेंस का एक्चुअल मतलब समझ में आता है लाइफ में, राइट? एंड देन दैट 1 and number 2 points would help. राइट, सो सेविंग्स भी करनी है बट बोरिंग नहीं बनानी है बेसिकली लाइफ को अपने, कि हाँ बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट टू द रूटीन नहीं चलना है। एज अ यंग पर्सन थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करना है, एक्सप्लोर भी करना है, Absolutely. तो उसके लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो निकालना। सो आई थिंक दीज आर द गुड पॉइंट्स, बट यही चीज़ है लोगों को समझनी है। तो कितने परसेंट तक की इनकम हम लोग अपनी इनकम का कितने परसेंट तक की हम लोग फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह? I honestly I don't have this kind of figures because I think it depends on a lot of things. ये जो basic needs बोला ना ये भी काफी different हो सकता है। There can be one individual whose family जहाँ पर भी हो might be relatively okay, तो उसका तो basic needs is just his own rent, food, travel. अब किसी का हो सकता है जिसको एक सर्टेन अमाउंट ना उसके घर पे भेजना होता है, तो वो इक्वेशंस चेंज। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, देयर कैन नॉट बी वन मॉडल व्हिच फिट्स फॉर ऑल। बट माय ओनली रिक्वेस्ट टू यंग जनरेशन वुड बी थिंक ऑफ पॉइंट 1 and 2 देन कम टू 3। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक यू सेड कि उसको बोरिंग बनाना है, बट ऐसा भी नहीं ना कि पहले ही वो वाला एंजॉय कैसे करें पहले वो सोच लेते उसके बाद बाकी सोचेंगे, ये ना करें। जस्ट फ्लिप दैट ऑर्डर, दैट्स ऑल। सो आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें फिनटेक के बारे में, तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, या क्या क्या एडवांटेज आएंगे जो एज अ यंग पर्सन स्टार्टिंग एज में अगर हम लोग उसको सीख लेते हैं तो हम लोगों के करियर के लिए ज़्यादा बेटर होगा? So I think it's and one of the most important thing which will keep on changing things is the very fast way technology is growing. The one common term जो आज सब लोग बोलते रहते हैं AI. I don't know how many people understand that, but ultimately this is definitely one very important thing. So every people should prepare themselves for change, right? Because see, AI will definitely remove a lot of repetitive work that will go off. So a lot of things which people are doing today will not be there, definitely. But does that mean कि कोई काम नहीं रहेगा लोगों के लिए? ऐसा भी नहीं है ना। जब कंप्यूटर भी आया था तब भी लोगों ने सोचा था कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों का काम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बट इट विल ओपन अप more avenues to plan.
सो दिमाग का काम और इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि अभी से किस चीज़ों को नए नए इन्वेंशन के इनोवेशन के हिसाब से कैसे जाए। Hence, see, again, I'll come to my own field of which is analytics, data science. These are something which are building blocks for AI, right? AI obviously at a much higher level, but these are building blocks. So if you are coming into this field, you are building a strong your foundation to that extent कि कल को AI जब भी करेगा ना, AI will need the support from analytics and data science for AI also to improve and to get implemented. सो डेटा साइंस के अंदर एआई जो है वो रेवोल्यूशन ला सकता है आने वाले टाइम में? या data Absolutely, it analytics is के bringing it. It has already started bringing in, and just say आज से you know 10 years back हम एक मॉडल स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है वो बनाते थे, वो डिप्लॉय करते थे, उसका रिविजिट करते थे आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट टाइम, अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क वाज देयर। आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में मॉडल अपने आप बनता रहता है, मॉडल अपने आप खुद को रीट्रेन करता है, रीडिप्लॉय होता है, सब कुछ हो जाता है। फिर एक रिपोर्ट आता है कि देखो ये समरी है, सो डेटा साइंटिस्ट कैन टेक अ लुक कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन और देयर नीड्स टू बी एनी मैनुअल इंटरवेंशन। राइट। सो बेसिकली जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं या जो टास्क बार बार रिपीट किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, नॉट इवन Everything will go off. वो एआई की मदद से रिप्लेसेबल Yes. है। बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग रहेगी वो हमेशा ह्यूमंस के ही हाथ में रहेगी, क्योंकि जहाँ पे भी बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग का काम आ जाता है कि हाँ इस बिहाफ पे हमको डिसीजन लेना है, वहाँ पे ह्यूमन की नीड रहेगी। जितने भी रिपीटिव टास्क हैं वो सब लोग एआई के थ्रू कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये सही भी है, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। डेफिनेटली अगर आप एआई को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। उस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस करने में या अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट हम लोगों का कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, रैपिड फायर राउंड है बेसिकली। सो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स इज मोर टू डू विथ जस्ट इट इज़ मोर इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल अगर रिज्यूमे अगर हमें देखोगे इट इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस एनालिटिक्स काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे जस्ट डेटा को स्लाइस एंड डाइस करना होता है, डिफरेंट टेबल्स फनल्स मैट्रिक्स बना के उसको एनालाइज करना होता है। डेटा साइंस इज स्लाइटली डिफरेंट इन द सेंस इट इज कोर मॉडलिंग पार्ट ऑफ ओवरऑल एनालिटिक्स स्फीयर में is a statistical modelings, and that's the starting point of AI, you can say. राइट। सो जेनजी या मिलेनियल किसके साथ ज़्यादा वर्क करना इजी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट, अगर हम लोग बात करें तो? Whoever is serious in working, I find it easy to work with that person. राइट। सो I don't have any जनरेशन के ऐसा भी हो कुछ सकते हैं, पहले से काम करने वाले भी हो सकते हैं, तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द एज बेसिकली। It doesn't depend on the age. Yes. कि आप कितना ज़्यादा फोकस हो, How invested that person is in his or her job. राइट। सो कोई अगर अपना करियर है आफ्टर 5-10 ईयर्स के बाद डेटा एनालिटिक्स में स्विच करना चाहता है, तो क्या उसे करना चाहिए या फिर अपने करियर पे ही It definitely करना चाहिए, मतलब it is my field, I will definitely say कि वो करना चाहिए, but उसका सिर्फ एक ही है कि that person should have an inclination for logical thinking, looking into numbers, ये होना चाहिए, and they can definitely shift. सो जिसको भी नंबर के अंदर इंटरेस्ट है हाँ, वो डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में absolutely. आ सकता है किसी भी इंटरेस्ट time होना पे। चाहिए नंबर के ऊपर। हाँ, अदरवाइज वो बोर हो जाएगा। अदरवाइज सी अगर वो इंटरेस्ट है ना, देन डेटा साइंस और एनालिटिक्स दीज आर एक्चुअली वेरी इन दैट वे वेरी बोरिंग टॉपिक्स, राइट, वेरी बोरिंग। राइट, बिकॉज हमें भी नंबर समझ नहीं हाँ। आते और बहुत सारे लोग हैं जिनको नंबर्स Exactly. देख के डर लगता है कि मैथ्स बहुत लोगों की स्कूल टाइम पे भी होती है और ग्रेजुएशन में भी उतना हाँ, focus तो नहीं लाइक होता है। ये एज आई सेड आई स्टडी स्टैटिस्टिक्स, राइट। मुझे काफ़ी लोग जब बोलते हैं कि मुझे ना स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए क्या, आई वांट टू स्टडी, मेरा फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि डू यू लव मैथमेटिक्स? आर यू गुड इन मैथमेटिक्स और नॉट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट डू यू लव मैथमेटिक्स? दैट्स व्हेन यू शुड कम टू स्टैटिस्टिक्स। सिमिलरली, डू यू लव नंबर्स? देन यू शुड कम टू दिस। Right. नॉट ओनली जस्ट सैलरी के लिए नहीं आना चाहिए। सो स्टार्टअप या एमएनसीज, अगर अपना करियर किसी को स्टार्ट करना है डेटा एनालिटिक्स में, तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहता है, स्टार्टअप में जॉब करना है या एमएनसीज में?
देखो इसका ना मतलब दोनों का ही प्लस माइनस है, बट एक चीज होता है ये है कि एमएनसी में बिकॉज देयर आर बिग सेटअप्स you get much better guidance from your seniors in this field. Honestly speaking, startup environment में guidance from seniors limited हो जाता है. Seniors उतना होता भी नहीं है भी तो वो सब लोग बिजी रहता है बहुत ज़्यादा, वो गाइडेंस कम होता है. So ये एक USP है for the MNC side. But at the same time, you get to learn a lot. By the way, if you can learn by yourself, हाथ पैर मार के अगर बहुत डिफिकल्ट है बट कर सकते हो तो यू गेट टू लर्न मोर इन स्टार्टअप देन एन एमएनसी. एंड आई myself say that, see, I have spent almost 9 years in MNCs. In my career I had worked in big MNCs always, likes of Capital One, HSBC, Pricewaterhouse, Accenture, and then I came to India Lens, very startup. I mean, I joined India Lens when it was only 1 year old, and then in the next 9 years, right, I have learned way more in these 9 years compared to the initial 9 years. Right. तो वो है. So कोई भी एक मिथ या फैक्ट जो आप बता सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में? सी एक मिथ ऐसा रहता है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स ये सब तभी कर पाएंगे व्हेन एज अ कंपनी वी ग्रो टू अ मच बिगर एक्सटेंट. अदरवाइज इट्स अ वेरी heavy investment department, but it is not so. You can always and you should always start from day one, or at least from day 2 तो definitely basic data, basic Excel में तो कुछ कर ही सकते हो, because everything will give you small insights which you will can grow. Right. आज भी मैंने देखा बहुत सारे स्टार्टअप हैं, उनमें एनालिटिक्स का तो डिपार्टमेंट ही नहीं होता है. वो फोकस करते हैं ज्यादातर मार्केटिंग के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर या ऑपरेशंस के ऊपर, और उसके बिहाफ पे वो डिसीजन ले लेते हैं. डेटा को देखते नहीं है कि हाँ कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. तो इनिशियल लेवल से भले वो बेसिक एनालिटिक्स करें, बट स्टार्टिंग से ही उनको एनालिटिक्स पे फोकस जरूर करना चाहिए. तो डेफिनेटली करना चाहिए बिजनेस. सो बेस्ट वे जो आप सजेस्ट करेंगे लर्न करने के लिए डेटा एनालिसिस, वो क्या है? फॉर प्रोफेशनल और फॉर अ स्टूडेंट? फॉर स्टूडेंट. नहीं देखो, अगर स्टूडेंट हो रहा है देन तो देयर इज अ पाथ, राइट? यू स्टडी रेलेवेंट फील्ड्स एंड देन देयर आर कोर्सेज. नाउअडेज तो देयर आर लॉट ऑफ MBAs आर हैपनिंग, मास्टर्स इन डेटा साइंस. आज से 20 साल पहले मास्टर्स इन डेटा साइंस बोल के कुछ नहीं होता था. हम लोग को मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब होता था. बट सो यू कैन लर्न दोज थिंग्स which will be a good, because I have seen quite a number of curriculum of few universities who are providing this masters of data science, for example. They are good curriculums, so it's a very good one that you can do. Whereas if it's a professional, then it is better that you can do a parallel learning. There are a lot of these online courses of all these upgrades, Coursera, you will get a lot of things. But one thing is important, wherever if you are doing an online course or something, just ensure that you can get a good amount of exposure to actual hands-on work. Just theory देख के कुछ नहीं होता है. raw data आएगा, उसके ऊपर काम कर पाए, that is important. Right. So project करना बहुत ज़्यादा important है इस field में. This is very applicability kind of a field. Right. Practical learning पे focus करना चाहिए as compared to आप सिर्फ theoretical पढ़ लें उससे कुछ समझ नहीं आएगा. So, अगर कोई प्रोजेक्ट्स एज अ करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो वो कहाँ से प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कहाँ से उसको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं? नहीं, सो एक तो एज आई सेड कि ये जो कोर्सेज, जो ऑनलाइन कोर्सेज भी रहता है, दे ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. दे विल गिव यू डेटा एंड देन यू कैन वर्क. एंड देन देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जहाँ पे बहुत सारे डेटा अपलोडेड है, फ्री में मिलता है. बहुत बड़ा डेटा नहीं होता है, छोटा डेटा होता है, बट डेटा मिलता है. यू कैन डाउनलोड दोज डेटा and you can write your own analysis. You can see data मिल गया ना, you can do a lot of things. It's not कि there is an objective कि ये वाला ही काम करना है, वो तो ऑफिस में दिया जाता है. But when you are as a student you are learning it, तो उस डेटा में बहुत कुछ कर सकते हो. डेटा मिल जाता है पब्लिक स्पेस में, डाउनलोड करो उसको, गिटहब्स में जाओ, बहुत कुछ मिलता है. पाइथन डाउनलोड करो, कोड करते रहो उस पर. So, as fresher data एनालिस्ट जब कोई करियर शुरू करता है,
तो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह क्या हो सकती है, कितने से स्टार्टिंग सैलरी वगैरह होती है इस इंडस्ट्री के अंदर? डिपेंड करता है बिकॉज देयर आर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बैकग्राउंड से आ रहा है, कितना एक्सपर्टाइज लेके आ रहा है. अगर किसी के पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, वीजा वीज इफ समवन इज कमिंग बाय डूइंग सम वेरी स्पेसिफिक कोर्सेज तो चेंज होता है. तो I know people who are starting in the range of 4-5 lakhs per annum. I know people who are starting in the ranges of 15-20 lakhs per annum as a fresher. सो बस डिफरेंट जो होता है वो स्किल सेट का होता है स्किल सेट का कि वो मल्टीपल किस स्किल सेट कहाँ होती से हैं. क्या सीख के आ रहा है. राइट. तो मल्टीपल स्किल सेट अगर कोई डेवलप करके जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई Yes. करता है तो उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट अ बेटर पैकेज एज कम्पेयर टू बेसिक कोर्स अगर कोई सिर्फ करके चला Absolutely. जाता है. Absolutely. सो एज हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या एआई डेटा एनालिटिक्स को रिप्लेस कर सकता है? No, it's not a replacement because they go hand in hand. That it's a building block for AI. It's a bigger thing. For AI, it needs to do it needs help from many things. Data science is one of those pillars on which AI is standing. So it's AI. It's not about replacing or anything. They two go hand in hand. सो डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता है? कोई अगर अपना करियर आज स्टार्ट करता है तो एक्सपर्ट होने के लिए कि हाँ अपने नाम के आगे टाइटल लगे कि आई एम डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, तो उसके लिए कितना एक्सपीरियंस? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर. एक और बेसिक कोर्स ना 3-4 महीने का कोर्स बेसिस भी है थ्रू विच यू कैन स्टार्ट अ कैरियर. ओनली वर्ड दैट विल नॉट यूज इज एक्सपर्ट. एक्सपर्ट नहीं बनता है ऐसे कोई. बट हाँ, ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होता है 3 to 6 months का कोर्सेज है करके यू कैन स्टार्ट गेटिंग इनटू अ एनालिटिक्स जॉब. एंड आफ्टर 5 years 6 years यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपर्ट का कोई एंड नहीं होता है, राइट? राइट. सो बट अपने आप को अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है Very इस important. इंडस्ट्री में. अगर Very आप important. सिर्फ एक बेसिक कोर्स करके आपने एंट्री ले ली, बट अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो एट सम पॉइंट फिर आपको कोई ना कोई एब्सोल्युटली. पीछे जरूर कर देगा इसमें. एब्सोल्युटली. सो जो अपडेट्स आती हैं एनालिटिक्स में हम लोगों के लिए, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हम लोग सीख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअस लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती रहे? बिकॉज जो इनिशियल लेवल के कोर्सेज होते हैं वो तो 3 months में ख़त्म हो जाते हैं. कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए हम लोगों का क्या प्रोसेस रहना चाहिए इसमें, कि किस चीज़ को हम लोग नोटिस करें ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म तक की इसमें करियर अपना ग्रो कर सकें? नहीं, सी वंस बेसिक लर्निंग के बाद वंस यू आर इन दिस फील्ड देन यू नो कहाँ से सीखना होता है. देन यू हैव टू कीप योर आईज ओपन. थिंग्स आर कमिंग, न्यू टेक्निक्स आर कमिंग. यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस टेक्निक्स. लाइक एज आई सेड कि वो आज से 20 साल पहले एक वो होता था सैस बोल के एक ना प्लेटफॉर्म होता था, SAS. तो कोई भी सैस किसी को पता है तो वो एनालिटिक्स उसको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक ज़माना था. आज सैस को यूज़ नहीं होता है. आज हम पाइथन बोलते हैं. उस टाइम पे पाइथन क्या होता था तो किसी को पता नहीं होता, राइट? तो ये जो चीज़ है, आज पाइथन है, कल कोई एलिगेटर आ जाएगा, तो वो सीखना पड़ेगा. एंड वंस यू आर इन दिस फील्ड यू विल नो. यू जस्ट कीप योर आईज ओपन. यू विल कीप ऑन नोइंग व्हाट ऑल न्यू थिंग्स आर कमिंग एंड यू जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दोज, जो मैंने पहले भी थोड़ा बोला था, वो करते रहो एंड देन समवन विल कीप अपडेटेड टू दैट. तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए? सो एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में आज के तारीख में पाइथन इज वन ऑफ द लीडिंग टूल फॉर ऑल कोडिंग एंड एवरी ऑल मॉडलिंग पर्पसेस. तो ऐसे कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ से हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर इन द सेंस मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उस तरीके से कोई डेटा एनालिटिक्स के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पर हम लोग डेटा अपलोड कर दें और एनालिटिक्स हम लोग ओह हाँ, वैसे भी है एक्चुअली. वैसे भी इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे यू कैन जस्ट अपलोड द डेटा, दे विल डू समथिंग. देयर आर फ्यू अदर्स आल्सो, बट आई विल ऑलवेज यूज दिस कॉशन कि भाई वो यूज़ करने के पहले, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो
the basics of that, it can lead to disastrous results. से इसको हम बोलते हैं गिगो मॉडल होता है, GIGO, garbage in garbage out. If the person doesn't know the data that he is feeding into that Microsoft का या जो इसका भी system would be garbage and garbage will only come out. So that those इस तरह के platforms definitely है, but these platforms should also be used by technically expertise people only. राइट. सो खुद की प्रैक्टिकल लर्निंग पे पूरा फोकस करना है स्टार्टिंग में, देन हम लोग इन सब टूल्स को यूज कर सकते हैं Yes, absolutely. सेव आवर टाइम. Absolutely. Yes. Yes. तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना है कि डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए इंडिया लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करें.